तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 14 यानी कि जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि ये पार्ट आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए, हालांकि एग्जाम में इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ना भी आए क्वेश्चन तो भी यह पार्ट आपके दैनिक जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग इस चैप्टर में, इस पार्ट के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसका ज्ञान होना हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को, हर एक मानव को होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए यह पार्ट एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं एकदम सहज, सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे किसी भी चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, उसके पाठ के नाम से। तो हम बारी बारी से आइए सबसे पहले पाठ के नाम के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद हम पाठ के विभिन्न टॉपिकों के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जैविक प्रक्रियाएं। देखिए जो आपका जैविक प्रक्रियाएं हैं ना, ये 4 क्रम में दिए गए हैं। 2 क्रम तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके पहले वाला जो क्रम था जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं जो थी इसको तो हमने पढ़ लिया था। और वहां पर हमने ये सीखा था कि जितने भी जीवधारी हैं सभी के लिए पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन ये क्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो जैविक प्रक्रियाएं हैं यानी कि जीवों में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन भी ठीक उसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। जैविक का संबंध यहाँ पे किससे है? जीवों से है। प्रक्रिया का मतलब होने वाली क्रियाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। काफी डीप में जाकर के 2 पार्ट जो था इसको भली भांति हम पढ़े हैं। तो जैविक का मतलब किससे है? जीवों से। प्रक्रियाओं का मतलब होने वाली क्रियाएं, यानी कि जीवों में, सजीवों में होने वाली प्रक्रियाओं में से किसका किसका अध्ययन करेंगे? प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। अब हम सबसे पहले समझते हैं किसको? प्रजनन को। किसको समझते हैं? प्रजनन को, जिसकी अंग्रेजी होती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए अगर सिंपल से वे में हम समझे प्रजनन को, तो प्रजनन क्या होता है कि किसी जीव के द्वारा अपने ही समान संतान का उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। देखिए बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे देखिए जो इंसान है, इंसान जीव उत्पन्न करता है, यानी कि जब बच्चा पैदा करता है तो इंसान का जो बच्चा होता है इंसान के ही तरह दिखता है। अगर गाय के बच्चे की बात करें तो गाय का जो बच्चा होता है वह गाय के तरफ दिखता है, कुत्ते की तरह तो दिखता नहीं है। जो कुत्ता का बच्चा है वह कुत्ते की तरह दिखता है, यानी कि अपने ही समान। कोई जरूरी नहीं है कि रंग, रूप, आकार में समान हो, लेकिन गुण में क्या हो? समान हो। जैसे अगर पुरुष का बच्चा है तो पुरुष जैसे ही दिखना चाहिए, उसके 2 आंख हो, 1 नाक हो, 1 मुंह हो, इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से संरचना हो कि वह मनुष्य के ही जैसे दिखे। अगर गाय का बच्चा है तो वह गाय के ही जैसे दिखे। तो किसी जीव द्वारा अपने समान रूप का संतान पैदा करना, संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अगला आता है आपका वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब, वृद्धि का मतलब आप सब जानते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। जैसे अगर बालक छोटा सा पैदा हुआ है तो वह समय के साथ साथ उसमें क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। अब अगला आता है आपका परिवर्धन। तो परिवर्धन क्या है कि जैसे देखिए अगर वृद्धि तो हमारे शरीर में हो रही है, लेकिन एक निश्चित क्रम में हो रही है। क्या निश्चित क्रम में हो रही है? कि बच्चे का मुंह छोटा सा रहता है। सबसे पहले जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसका मुख छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मुख क्या होता है? बड़ा होता जाता है। हाथ छोटा सा रहता है, लेकिन हाथ धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है। उसका जो पैर होता है, पैर क्या होता है? छोटा सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है। अब कहने का सार यहाँ परिवर्धन से मतलब किसका है? कि जैसे देखिए जिस लंबाई में आपका पैर बढ़ रहा है, जिस अनुपात में आपका पैर बढ़ रहा है, उस अनुपात में आपका मुंह नहीं बढ़ रहा। नहीं तो अगर जिस अनुपात में, यानी कि जितना समय के साथ आपका पैर बढ़ रहा है, अगर उतना ही समय के साथ आपका मुंह बढ़ने लगे तो मुंह फिर भी कितना हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा पैटर्न है हमारे शरीर में कि हमारे हर एक अंगों का जो वृद्धि है वह एक निश्चित क्रम में हो रही है। तो परिवर्धन का मतलब यही है कि किसी भी अंग का या किसी भी जीव का एक निश्चित क्रम में वृद्धि ही क्या कहलाता है? परिवर्धन कहलाता है। तो आप परिवर्धन की भी परिभाषा लिख लेंगे। क्या? परिवर्धन की परिभाषा क्या लिखेंगे? कि किसी भी जीव का एक निश्चित क्रम में, किसी भी जीव के अंगों का एक निश्चित क्रम में वृद्धि क्या कहलाता है? परिवर्धन कहलाता है। और प्रजनन क्या है? कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान
छोटे जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आपका प्रजनन कहलाता है। अब आइए हम इससे संबंधित थोड़ा सा दो चार बातें हैं जिसकी चर्चा कर लें, फिर हम आगे चलते हैं आपके बुक के हेडिंग की। तो बच्चों, अगले क्रम में हम इस चैप्टर से संबंधित फर्स्ट नोट को देखेंगे कि यानी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिकाएं की। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पाठों में, अगर जो बच्चा सीक्वेंस से वीडियो देखते आ रहा है उसको किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में, किसी भी परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी पाठों के वीडियो आपको प्रॉपर्ली बना करके दे दिए गए हैं। आप सीक्वेंस से वीडियो देखते आइए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके और आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो जो हमारा प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन से संबंधित कोशिकाएं हैं वह क्या हैं? अनिषेचित अंडे। क्या हैं? अनिषेचित अंडे और पौधे के अंडाणु। तो देखिए, जो हमारे कोशिकाएं हैं किससे संबंधित? प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन, वे क्या है? अनिषेचित अंडे और पौधे के अंडाणु। देखिए, किसी भी जीव की उत्पत्ति कहां से होती है? एक अंडे से होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर, जो मानव होता है, जो मनुष्य का बच्चा होता है, वह तो अंडे से नहीं होता, वह तो सीधे सीधे बच्चे के ही रूप में जन्म लेता है। लेकिन नहीं, जब आगे चल करके आप उसको गहराई में अभी जब इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मनुष्य का भी बच्चा होता है वह भी किसके द्वारा होता है? एक अंडे के ही द्वारा उत्पन्न होता है। तो कैसा अंडा? अनिषेचित अंडा। जो आपकी कोशिकाएं हैं वह कौन कौन सी होती हैं? अनिषेचित अंडे और पौधे के अंडाणु। देखिए, अनिषेचित अंडे का मतलब क्या हुआ कि अंडा जब तक निषेचन के लिए, जब तक क्या होता है? निषेचन के लिए, यानी कि भ्रूण के निर्माण के लिए, बच्चे के निर्माण के लिए जब तक आपस में नहीं मिला होता है, मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट से जब तक नहीं मिला होता है, तब तक उसको कहते हैं अनिषेचित। और जब फीमेल के अंडे और मेल के स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं, मिल करके क्रिया करते हैं, तो कहते हैं निषेचन। इस पाठ के अंतर्गत आप सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो कोशिकाएं होती हैं किससे संबंधित? प्रजनन, वृद्धि और प्रवर्धन, वे क्या होती हैं? अनिषेचित अंडे और पौधे के अंडाणु। पौधे के क्या होती हैं? अंडाणु होती हैं। और कोई भी अंडा विभाजन के पहले जो होता है वह हमेशा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। विभाजन के पहले हमेशा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। कुछ बातें और हैं कि जैसे मनुष्य में निषेचन। देखिए, एक बात यहां आपको परेशान कर रही होगी, निषेचन। निषेचन जो शब्द है ना, आगे चल करके आप डीप में समझेंगे। फिलहाल आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके इस चीज को आप याद रखेंगे कि मनुष्य के अंदर जब निषेचन होता है, जब इस पाठ के अंदर मैं निषेचन पढ़ाऊंगा तो आप भली भांति एकदम देसी तरीके में समझ जाएंगे कि निषेचन क्या होता है। तो अब देखिए, मनुष्य के अंदर जो निषेचन होता है वह कितना होता है? 2 से कितने घंटे के अंदर होता है? 30 घंटे के अंदर होता है। 2 से लेकर के 30 घंटे के अंदर होता है। और जो किसी मुर्गी के अंदर जो निषेचन होता है, मुर्गी के निषेचन में जो समय लगता है वह होता है 3 घंटे का। और जो आपका पुष्पों के निषेचन होता है, पुष्पों का निषेचन वह आपका कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में होता है। तो आप इतनी बातें याद रखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो निषेचन होता है वह 2 से 30 घंटे में होता है, और जो मुर्गी के अंदर निषेचन होता है 3 घंटे में, और जो पुष्पीय पादप पौधों के अंदर जो निषेचन होता है कितने में होता है? 24 घंटे में होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से अब एक प्रश्न यहाँ पे हमारा उठता है कि प्रजनन जरूरी क्यों? ये प्रश्न हमारा उठता है कि आखिर जो आपका प्रजनन है यह एक जरूरी क्यों है? किसी भी जीव के लिए प्रजनन जरूरी क्यों है? तो देखिए, जिस प्रकार से हमने पिछले पाठों में पढ़ा जैविक प्रक्रियाओं में कि पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, ये 4 चीजें एकदम बेहद जरूरी हैं किसी भी जीव को जीने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रजनन भी जीव को जीने के लिए अत्यंत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्रजनन नहीं होगा, अर्थात कोई भी जीव अपने समान अगर किसी दूसरे संतान को जन्म नहीं देगा, तो ये पृथ्वी का एक नियम है कि जो आया है वह जाएगा, यानी कि जो भी जन्म लिया है उसे मरना एक दिन फिक्स है। तो अगर
नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी तो मनुष्य धीरे धीरे क्या होगा, मरता चला जाएगा। और अगर नए जीव का निर्माण नहीं किया रहेगा तो धीरे धीरे मनुष्य की प्रजाति ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई भी जीव, जैसे अगर गाय है, अगर गाय दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देती है तो धीरे धीरे जब समय के हिसाब से धीरे धीरे सभी गायें मरती चली जाएंगी और गायों की संख्या पृथ्वी पर से एकदम विलुप्त हो जाएगी। तो किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन, जो कि एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है। तो किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आपका जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। तो इसलिए जो प्रजनन है एक जीवन का अहम और महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रजनन से ही जीव का क्या होता है, आगे चल करके उसका वंश धीरे धीरे चलता जाता है और जीव की संख्या बढ़ती जाती है और जीव की संख्या नष्ट नहीं होती। तो जीव के अस्तित्व में रहने के लिए क्या जरूरी है, आपका प्रजनन। तो अब आपने ये तो सीख लिया कि आखिर प्रजनन जरूरी क्यों है। अब आइए हम ये समझते हैं कि प्रजनन किन किन तरीकों से होता है और प्रजनन कितने प्रकार का होता है। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम उसको अब देखिए जो आपका प्रजनन है वह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जिसका नंबर 1 है, तो जिसका नंबर 1 आपका है लैंगिक प्रजनन। देखिए एक चीज और है कि आप प्रजनन और जनन में कंफ्यूज ना होइएगा। प्रजनन एवं जनन दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं पे आपको जनन भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको प्रजनन भी देखने को मिलेगा, और दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, यानी कि प्रजनन ही है। अब देखिए लैंगिक प्रजनन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पाठ के अंदर। लैंगिक प्रजनन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप मादा जनन अंग, जनन को प्रजनन ही समझेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट यानी कि अंग। और नंबर 2 आप पढ़ेंगे कि नर जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्शन पार्ट। और तीसरा आप पढ़ेंगे निषेचन, तीसरा आप पढ़ेंगे इसमें निषेचन। और चौथा इसमें बताया जाएगा क्या, भ्रूण। चौथा क्या बताया जाएगा, भ्रूण। और पांचवा आपका हो जाएगा बच्चा। पांचवा में क्या पढ़ेंगे आप, बच्चा। यानी कि जो लैंगिक प्रजनन है उसके क्रियाक्रम को आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंगिक प्रजनन को आप क्या पढ़ेंगे, मादा जनन अंग पढ़ेंगे और फिर नर जनन अंग पढ़ेंगे। यानी कि मादा जनन अंग क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और नर जनन अंग क्या होता है, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। और मादा जनन अंग और नर जनन अंग में, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग में ऐसी क्या क्रियाएं होती हैं जिससे क्या होता है, आपका निषेचन होता है। और निषेचन के अंदर ऐसी क्या क्रिया होती है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का मतलब यह हुआ कि जैसे पेट में जो बच्चा पलता है, चाहे किसी भी जीव का हुआ, तो वह बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तब तक वह क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। तो भ्रूण क्या होता है, यह इसको भाई अगर बच्चा पेट में है तो उसको खाना पीना किसके माध्यम से जाता है, कैसे मिलता है, इसकी क्रिया पढ़ेंगे आप। फिर जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, बच्चा कहते हैं। अगला आपका है अलैंगिक प्रजनन। ये मैं इसको आपको शुद्ध हिंदी में एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं। लैंगिक प्रजनन की अगर अंग्रेजी हम देखें तो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक प्रजनन की अंग्रेजी की बात करें तो उसे कहते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे विखंडन। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, विखंडन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, मुकुलन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे आप, मुकुलन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, बीजाणु निर्माण, कि बीजाणु का कैसे निर्माण होता है। बीजाणु मतलब समझ रहे हैं ना आप, बीज का किस प्रकार से किसी भी पौधे के अंदर बीज का कैसे निर्माण होता है। चौथा आप पढ़ेंगे क्या, पुनरुद्ध भवन। और पांचवा में आप पढ़ेंगे वर्धी प्रजनन। तो ये चीज आप किस में पढ़ने वाले हैं, अलैंगिक प्रजनन में। बारी बारी से जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं एकदम शुद्ध देसी हिंदी में आपको उसको तोड़ तोड़ करके बिल्कुल आपकी भाषा में समझाऊंगा। तो प्रजनन दो प्रकार से आपका होगा, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। देखिए इस चार्ट को आपको पढ़ाने का, इस चार्ट को आपको दिखाने का मतलब ये था कि आप कम से कम इस पाठ में क्या करना है। देखिए फर्स्ट वीडियो जो होती है उस पाठ की इंट्रोडक्शनल वीडियो होती है, तो कम से कम आपको ये आना चाहिए कि आखिर इस पाठ के अंतर्गत
अंतर्गत आप किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के दोनों भागों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से लैंगिक प्रजनन में आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी और अलैंगिक प्रजनन में आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब आइए देखते हैं हम कि नर और मादा का किसी भी भ्रूण के निर्माण में यानी कि प्रजनन में नर और मादा का किस प्रकार से योगदान होता है और लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो बच्चों, अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है कि प्रजनन में नर एवं मादा की क्या भूमिका होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस भी जीव का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब भी जानते हैं कि जब कभी भी अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के प्रजनन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो नर और दूसरी मादा। नर और मादा के संयोग से ही मनुष्य का या मनुष्य जैसे जीवों का प्रजनन हो पाता है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले जो मादा जनन कोशिका होगी, भाई देखिए, मादा और नर और मादा दोनों मिलकर के अगर बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें हमने बताया कि किसके द्वारा बच्चा का निर्माण होता है, कोशिका के द्वारा। तो जो मादा के अंदर जो जनन कोशिका पाई जाती है यानी प्रजनन करने वाली जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं ओवम। उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है अंडाणु। जिसकी हिंदी क्या होती है, अंडाणु। यानी कि जो मादा के अंदर, जो मेल के अंदर रिप्रोडक्शन कोशिका होती है, रिप्रोडक्शन सेल जो होती है वह क्या होती है, अंडाणु होती है। अब जो नर जनन कोशिका होती है यानी कि जो मनुष्य नर के अंदर जनन कोशिका होती है उसे हम कहते हैं स्पर्म। उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म, जिसकी हिंदी होती है शुक्राणु। जिसकी हिंदी क्या होती है, शुक्राणु। यानी कि मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो इसे अंडाणु को यानी कि ओवम को हम कहते हैं मादा जनन कोशिका। क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। और जो आपका नर जनन अंग होता है, नर जनन जो कोशिका होती है उसे कहते हैं स्पर्म। हिंदी होती है शुक्राणु, जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये देखिए, इनके द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। अब देखिए, प्रजनन के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका युग्मक, एक क्या होता है आपका युग्मक, जिसे हम कहते हैं जेमेट। जिसे हम क्या कहते हैं, जेमेट्स कहते हैं। तो देखिए, जो आपकी अंडाणु और शुक्राणु, जैसे कि इसका नाम क्या है, युग्मक। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा को बनाने वाला क्या कहलाता है, आपका युग्मक कहलाता है। जोड़ा को बनाने वाला क्या कहलाता है, युग्मक कहलाता है। तो अंडाणु किसके साथ जोड़ा बनाता है, शुक्राणु के साथ। शुक्राणु किसके साथ जोड़ा बनाता है, अंडाणु के साथ। तो जो आपके शुक्राणु और अंडाणु होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके युग्मक कहलाएंगे। यानी कि ओवम और आपका स्पर्म, ओवम और स्पर्म आपके क्या कहलाएंगे, आपके युग्मक कहलाएंगे। और दूसरा आपका होता है युग्मनज, जिसकी अंग्रेजी होती है जाइगोट। जाइगोट्स, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, जाइगोट। तो युग्मनक क्या होते हैं कि जब ये ओवम और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो युग्मक होते हैं, जो जोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, भाई ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के बाद जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। यानी कि जोड़ा बनाने के बाद जब जनन कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, जोड़ा के रूप में हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो इनकी परिभाषा हमने क्या क्या बताया। युग्मक क्या है, युग्मक का अर्थ है जोड़ा बनाने वाला, और जनन कोशिकाएं ही क्या कहलाती हैं, युग्मक कहलाती हैं। जनन कोशिकाएं ही क्या कहलाती हैं, युग्मक कहलाती हैं। और युग्मकों को आपस में मिलने के पश्चात जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट, यानी युग्मनज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यानी कि युग्मक के मिलने के पश्चात जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, यानी जाइगोट कहते हैं। सिंपल से वे में समझ लीजिए कि जब महिला का ओवम और पुरुष का जब स्पर्म आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो जिसका निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर के जिस कोशिका का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट। देखिए, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप पढ़े रहेंगे ना, तो जब आप कक्षा 12वीं में जाएंगे ना, तो वहाँ इसका पूरा इतिहास आपको मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा, इसका पूरा इतिहास आपको मिलेगा। हालांकि
मैं कक्षा 12वीं में बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी जितना हमें नॉलेज है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। और फिलहाल मैं इतना नॉलेज आपको दे दे रहा हूँ कि जब कभी भी आप 12वीं में कदम रखेंगे, जब 11वीं 12वीं बायोलॉजी में आप कदम रखेंगे, तो आपको कम से कम आप इन नामों से तो परिचित रहें, ताकि आगे आने वाली अगली चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। और हाँ, मुझे बायोलॉजी का उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, जिससे अगर थोड़ी बहुत कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो उसे आप नज़रअंदाज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम युग्मक और युग्मनज को समझ सकते हैं। तो अब अगले क्रम में आइए हम समझते हैं लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन को। तो जो सबसे पहला हमारा था वह क्या था? लैंगिक प्रजनन। क्या था? लैंगिक प्रजनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो मनुष्य हैं या मनुष्यों जैसे जो प्राणी हैं, उनको प्रजनन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक तो नर की जरूरत होती है, दूसरी मादा की जरूरत होती है। तो देखिए अगर हम लैंगिक प्रजनन को परिभाषित करें तो प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दोनों की भूमिका होती है, यानी कि जिसमें नर एवं मादा दोनों की भूमिका के आधार पर आपका किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का, जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? लैंगिक प्रजनन। यानी सिंपल से वे में समझ लीजिए कि जनन कोशिका के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दोनों की भूमिका होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और नंबर 2 आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? देखिए इसमें केवल व केवल एक जनक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? केवल एक जनक की जरूरत होती है। किसके लिए? जनन कोशिका के निर्माण के लिए। जनन, तो जिसमें जनन कोशिका के निर्माण के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किन किन जीवों के अंदर होता है? तो ऐसे जीव जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है। तो ऐसे जीव जिसमें, ऐसे सभी जीव जिसमें क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वे क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और इसमें कुछ आपकी पक्षी भी हैं, कुछ आपके कीट भी हैं, जैसे तितली हो गया, जैसे आपका तिलचट्टा हो गया, टिड्डा आपका हो गया, और जैसे मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गई, ये सब क्या हैं? और पुष्पी, जितने भी पुष्पी पौधे हैं उनमें क्या होता है? आपका लैंगिक प्रजनन होता है। और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? इसमें देखिए बहुत सारे जीवाणु आ जाएंगे, ईस्ट आ जाएंगे, और ढेर सारे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जिसमें केवल व केवल किसकी आवश्यकता होती है? एक जनक की आवश्यकता होती है। केवल एक ही जनक क्या करता है? जनक कोशिका का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यही चाहूंगा कि आज के इंट्रोडक्शनल वीडियो में, इस पार्ट के इंट्रोडक्शनल वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ाया और जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।